हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन, जो कि यूथ बुक का है और ये वॉल्यूम 2 का है। किसका है? वॉल्यूम 2 का। और इस वॉल्यूम 2 में हम इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट और इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड, उसके बाद पावर प्लांट, ठीक है, ये सब बता दे रहे हैं, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। पावर प्लांट, उसके बाद अगर हम बात करें पावर प्लांट के बाद आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका आ जाएगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे के सारे इसमें कवर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो और हम इसमें पढ़ेंगे यूटिलाइजेशन, जहां जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपी पीसीएल के पॉइंट के मतलब हिसाब से अगर देखें यूपी पीसीएल से, ठीक है। तो ये वॉल्यूम 2 जो है, इतनी चीज़ें हैं इसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि बेसिक की मैंने बहुत सी वीडियो दे रखा है, एमसीक्यू दे रखा है, थ्योरी वाला भी दे रखा है। पावर सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जेबी गुप्ता बुक का चल ही रहा है, ठीक है। इधर 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, लेकिन आप चिंता मत करो, वीडियो आपको जल्दी ही वो भी मतलब रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा मिलना। तो यूथ वाला जो है ये हम लेके चलेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन का। जेबी गुप्ता से पावर सिस्टम हम लेके चल रहे हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन हम यूथ वाला देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ को आप ध्यान से आप समझो, और चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ठीक है। तो हमारा इसमें जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास है डीसी जनरेटर। तो इसका हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए क्या क्या है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है द क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाई, यानी जो आर्मेचर रिएक्शन होता है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, वह किसके द्वारा रिड्यूस करेंगे या फिर उसके इफेक्ट को हम कैसे रिड्यूस करेंगे। ऑप्शन आपके सामने देखिए क्या है। ऑप्शन है मेकिंग पोल शूज फ्लैट फेस, यानी पोल शूज को आप फ्लैट फेस का बना दो, या फिर क्या है मेकिंग द मेन फील्ड एम्पियर टर्न्स लार्जर कंपेयर टू आर्मेचर एम्पियर टर्न्स, यानी कि आप क्या बनाओ कि आर्मेचर एम्पियर टर्नों की तुलना में क्षेत्र एम्पियर टर्नों का बड़ा बनाकर, ऐसे कर सकते हैं। या फिर क्या है इंक्रीज द फ्लक्स डेंसिटी अंडर हाफ ऑफ द पोल, यानी ध्रुव के अर्ध भाग के नीचे फ्लक्स घनत्व तो बढ़ाकर, या फिर कीपिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ जनरेटर इन द सेम डायरेक्शन एज ए मोटर, यानी कि जो डायरेक्शन होती है जनरेटर की उसको घुमा के हम क्या कर दें, मोटर की तरह कर दें, तब ऐसा हो सकता है। या फिर दोनों की दिशा एक समान कर दें तो हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर, फटाफट बताइए क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मेकिंग द मेन फील्ड एम्पियर टर्न्स लार्जर कंपेयर टू आर्मेचर एम्पियर टर्न्स, यानी कि जो आर्मेचर एम्पियर मतलब कि जो भी आप उनमें नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, जैसे आपने ये आर्मेचर बनाया, इसमें जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इसकी तुलना में हमें मेन फील्ड का यानी क्षेत्र एम्पियर टर्नों को क्या करना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा। यानी मेन फील्ड के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं इसको क्या करना पड़ेगा, हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। इसको इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट कभी कभी ये पूछा जाता है कि क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट और मतलब क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट हुआ तो मेन फील्ड और आर्मेचर फील्ड में कितने डिग्री का एंगल बनता है। तो आपको याद रखना है कि ये जैसे सपोज ये आर्मेचर है और ये मेन फ्लक्स है जिसको आप आई एम लिख देते हो या फिर आई एफ फील्ड फ्लक्स लिख देते हो, तो इनके बीच में अगर 90 डिग्री बन रहा है तो आपको बताना है कि यह कौन सा मतलब कि आर्मेचर रिएक्शन है। तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन वाला आर्मेचर रिएक्शन है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर डीमैग्नेटाइजेशन पूछता है तो डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आर्मेचर फ्लक्स और मेन फील्ड फ्लक्स दोनों के बीच में 180 डिग्री का सप्रेशन हो, यानी उनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। ये आपको याद रखना है, ओके। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या दिया है। इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप देखो तो आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस चुंबकन प्रभाव को आर्मेचर एम्पियर टर्नों की तुलना में क्षेत्र एम्पियर टर्नों को बड़ा बनाकर कम किया जा सकता है। यानी जो आर्मेचर रिएक्शन का क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट को कंपनसेटिंग वाइंडिंग के द्वारा भी कम किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा बोला गया है
कि आर्मेचर रिएक्शन जो हो रहा है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन वाला, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, उसको आप किससे कम कर सकते हो? कंपनसेटिंग वाइंडिंग से कम कर सकते हो। तो यहाँ से क्वेश्चन और बन जाता है कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहाँ पे लगती है, किससे कनेक्ट होती है, मेन फील्ड से या फिर आर्मेचर फील्ड से? तो आपको बताना है कि जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है ये कनेक्ट होती है आपकी आर्मेचर के संग। किसके संग? आर्मेचर के संग कनेक्ट होती है। कैसे कनेक्ट होती है, सीरीज में कि पैरेलल में, ये भी क्वेश्चन आता है। तो आपको याद रखना है कि सीरीज में, आर्मेचर के संग सीरीज में इसको हम क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। तो जितने भी पॉइंट्स बता रहे हैं यूथ वाला आप एकदम एकदम याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको नॉर्मली इसी से एकदम बेसिक बना के दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन आपको याद रखना है जितनी चीज़ें बोली जा रही हैं उतनी आप अगर नोट करते चलो तो बहुत ही एग्जाम के पॉइंट के मतलब हिसाब से बहुत ही सही रहेगा। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये 500 किलोवाट comma 500 volt 10 pole DC generator has a lap wound armature with 800 conductor. If the pole faces cover 75% of pole pitch, the number of pole face conductor in each pole of a compensating winding will be. अब ये कह रहा है एक 500 किलोवाट 500 वोल्ट 10 ध्रुव वाले डीसी जनरेटर में 800 चालकों के साथ लैप कुंडलित आर्मेचर है। देखो ध्यान से सुनना, लैप कुंडलित आर्मेचर है यदि ध्रुव मुख ध्रुव पिच का 75% ढकता है। ठीक है, यानी ध्रुव पिच आपकी जितनी है उसका सिर्फ 75% ही ध्रुव मुख क्या करता है? पोल फेस यानी कवर करता है। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग के प्रत्येक ध्रुव में ध्रुव मुख चालकों की संख्या होगी। कितने चालक आप नॉर्मली उस पोल फेस में यूज कर सकते हो? ठीक है, उस पोल फेस में आप कितने कंडक्टर यूज कर सकते हो? तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन आप देखिए ध्यान से क्या दिया है। आपको ये चीज़ याद रखना है कि इसमें क्या दिया है, P यानी नंबर ऑफ पोल्स दिया है, पोल आर्क पर पोल पिच आपको दिया है 0.75, क्योंकि उसमें बोला है क्वेश्चन में कि पोल फेस जो है वह पोल पिच का कितने परसेंट कवर करता है, तो बोला है 75% कवर करता है। तो 75% कवर करने का मतलब है कि पोल आर्क बटे पोल पिच बराबर होता है, यही आपका होता है पोल फेस। ठीक है, कितना कवर कर रहा है? वो 75%, यानी इसको आप 0.75 लिख सकते हो। अब देखिए ये जब होता है, जब आप आर्मेचर रिएक्शन पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो यूज करते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला मिलता है जो कि नंबर ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग या फिर नंबर ऑफ कंपनसेटिंग कंडक्टर पर पोल, हर पोल में कितने नंबर ऑफ कंडक्टर आप यूज कर रहे हो कंपनसेटिंग वाइंडिंग में, उसका फॉर्मूला क्या है कि जेड नॉट मतलब कंडक्टर, जेड अपॉन ए इंटू पी अंडर कोष्टक पोल आर्क अपॉन पोल पिच, यही आपका होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, अब देखिए जेड नॉट जो है ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग का कंडक्टर है, और ये जेड जो है ये क्या है? ये उस बेसिकली पोल मतलब पोल पिच में या पोल फेस में जो नंबर ऑफ कंडक्टर आप यूज कर रहे हो वो है, वो कितना था? 800 था अपॉन ए मतलब जो है ए बराबर हम रखते हैं 2 जब आपके पास होती है वेव वाइंडिंग। लेकिन क्वेश्चन में आपको साफ साफ बोला है कि यहाँ पे कौन सी वाइंडिंग है? लैप वाइंडिंग है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बराबर पी, और पी आपको दिया है 10। पी कितना दिया है? 10 दिया, यानी नंबर ऑफ पोल्स कितने? 10 हैं। तो पैरेलल पाथ भी कितने होंगे? 10 होंगे। तो हम यहाँ रखेंगे 10। तो इसलिए ए इंटू पी यानी कि ए का मान तो 10 रख दिए, पी भी 10 दिया, तो ये 10 गुणे 10 हमने रख दिया, गुणे पोल आर्क बटे पोल पिच आपको कितना मिला है? 0.75, वो हमने रख दिया। बस आप क्या करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, आप देखोगे जेड नॉट आपका निकल के आएगा 6। जेड नॉट आपका कितना निकल के आएगा? 6 निकल के आ जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग इन अ डीसी मशीन? डीसी मशीन में प्रतिगामी कुंडलन के लिए क्या शर्त होती है? प्रतिगामी पूछा है, आगामी के लिए नहीं पूछा है, प्रतिगामी। ठीक है, देखो रेट्रोग्रेसिव एक है, एक होता है प्रोग्रेसिव। तो दोनों को आपको याद रखना है, कभी कभी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, रेट्रोग्रेसिव भी आ सकता है और प्रोग्रेसिव भी आ सकता है। तो रेट्रोग्रेसिव के लिए क्या कंडीशन होती है और प्रोग्रेसिव के लिए क्या कंडीशन होती है? तो रेट्रोग्रेसिव के लिए जो कंडीशन होती है, यानी बैक पिच,
ठीक है। जैसे टीबी बैक पिच फ्रंट पिच से क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, बैक पिच क्या होगी, फ्रंट पिच से बड़ी होगी। ठीक है, ये कंडीशन आपके लिए है कि डीसी मशीन के रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग की स्थिति में टीबी इज लेस देन वाई एफ, यानी कि टीबी जो होगी यानी कि बैक पिच और वाई एफ जो है वो फ्रंट पिच है, यानी टीबी आपकी छोटी होगी और बैक पिच यानी फ्रंट पिच बड़ी होगी। क्या मैंने बोला, रेट्रोग्रेसिव में बैक पिच छोटी होगी और फ्रंट पिच बड़ी होगी। अब देखना, अगर आपको यहाँ पे रेट्रोग्रेसिव ना दे के क्या दे देता, प्रोग्रेसिव दे देता। ठीक है, प्रोग्रेसिव दे देता। अगर प्रोग्रेसिव देता तो फिर वाई एफ ये छोटा हो जाता किससे, टीबी से। ठीक है, छोटा हो जाता टीबी से, यानी कि जब आप रेट्रोग्रेसिव कर रहे हो तो फिर फ्रंट पिच बड़ी होगी, आप जब प्रोग्रेसिव कर रहे हो तो फ्रंट पिच क्या होगी, छोटी होगी। आपको बस इतना याद रखना है, किसमें बड़ी होगी, जिसमें देखो प्रोग्रेसिव का मतलब कि आप सीधे हाथ से वाइंडिंग कर रहे हो, किससे कर रहे हो, सीधे हाथ से वाइंडिंग कर रहे हो। जब सीधे हाथ से वाइंडिंग करोगे तो फ्रंट पिच आपकी क्या होगी, छोटी होगी। लेकिन जब आप उल्टे हाथ से करोगे तो फ्रंट पिच आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी, जिसको आप रेट्रोग्रेसिव बोलते हो। ठीक है, यही चीज है, आपको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका है ये 250 किलोवाट 300 वोल्ट 6 पोल डीसी जनरेटर हैज 720 लैप वाउंड कंडक्टर, इट इज गिवन ए ब्रश लीड ऑफ 2.5 एंगुलर डिग्री मैकेनिकल फ्रॉम द ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल, कैलकुलेट आर्मेचर करंट एंड कंडक्टर करंट रिस्पेक्टिवली। अब देखिए आपको क्या क्या चीजें दी हुई है कि एक 250 किलो वोल्ट 300 वोल्ट 6 ध्रुव डीसी जनरेटर में 720 लैप वाउंड चालक है। देखो लैप, यहाँ पे भी लैप दिया है। ज्यामिति उदासीन से कोड़ी डिग्री में ब्रश अग्रता 2.5 दिया गया है, यानी कि ब्रश आपका लीड कर रहा है किससे, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल से कितने डिग्री, 2.5 डिग्री, वो भी इलेक्ट्रिकल की मैकेनिकल। क्वेश्चन में बोला है मैकेनिकल, क्वेश्चन में क्या बोला, मैकेनिकल। तो आपको फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट करना है आर्मेचर करंट एंड कंडक्टर करंट, दोनों को दोनों आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करिए। देखिए अब देखिए इसमें आपको दिया क्या है, सबसे पहले पावर आपको दे रखा है। पावर आपको कितना दे रखा है, ध्यान से आप देखेंगे तो पावर आपको दे रखा है 250 किलोवाट। कितना दे रखा है, 250 किलोवाट। तो आपको पता है P बराबर क्या होता है, V इंटू आई ए, ये आपकी पावर होती है, ये आपको याद रखना है। किलोवाट के लिए यही होता है V इंटू आई ए। अब V भी आपको कितना दिया है, V आपको दिया है 300 वोल्ट। यहाँ पे भी देखोगे तो आप V को आपको कितना दिया है, 300 वोल्ट दिया है। आपको आर्मेचर करंट पूछा है, आर्मेचर करंट हम आराम से पता कर लेंगे। देखिए P कितना दिया है, 250 किलोवाट। तो 250 किलोवाट, अब किलो है तो उसको वाट में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिख देंगे 10 के घात पे 3। ध्यान से सुनना, किलोवाट है, कन्वर्ट कर रहे हैं वाट में, तो 10 के घात पे 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो चलो मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखोगे कि आई ए बराबर हो जाएगा P बटे वी, P बटे वी। तो P का मान कितना है, 250 गुणे 10 घाते 3 अपान V आपको दिया है 300। बस हमने ये रख दिया, बस आपको कुछ नहीं करना, फटाफट मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आपका करंट निकल के आ जाएगी। यानी आर्मेचर करंट आप आराम से पता कर सकते हो। अब देखो आप आर्मेचर करंट पता करोगे तो आपका निकल के आएगा 833.3 एम्पियर, जो कि आप निकाल सकते हो। आप तो कैलकुलेटर भी अलाउ है, यूपीपीसीएल जेई का एग्जाम दे रहे हो, चाहे कहीं का भी दे रहे हो, किसी भी जेई के एग्जाम में अब कैलकुलेटर अलाउ है, तो आपको इतना ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आप फटाफट क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ कर सकते हो, कितना भी बड़ा नंबर हो। ओके, फिर आपसे पूछा है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इसमें समांतर पथों की संख्या 6 है। देखो समांतर पथों की संख्या 6 है तो प्रति समांतर पथों में धारा अर्थात चालक धारा होगी। अब देखो आर्मेचर करंट आपकी कितनी निकल के आ गई, 833 पॉइंट कुछ आया है, 833 पॉइंट कुछ। लेकिन पूछा है आपसे कि चालक की भी धारा दिया गया, तो उसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जितने बनेंगे उतने ही वो चालक होंगे। अब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ डिपेंड करता है कि आपके पास वाइंडिंग कौन सी है। अगर वाइंडिंग आपकी ए मतलब कि जो पैरेलल पाथ है, अगर वाइंडिंग का नाम वेव यानी वेव वाइंडिंग होती तो ये बराबर हम रखते 2 और ए बराबर हम रखेंगे P, जब आपके पास कौन सी होगी, लैप वाइंडिंग होगी। लैप वाइंडिंग के लिए ए बराबर हम क्या रखेंगे, P रखेंगे। अगर ए बराबर P है तो P का मान आप देख रहे हो कि 6 दिया हुआ है, P का मान क्या है, 6 दिया हुआ है।
तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यानी कि 833 एम्पियर की जो आर्मेचर करंट है ये डिवाइड हो जाएगी कितने पार्ट में, 6 पार्ट में, क्योंकि 6 पैरेलल पाथ मिलेंगे, 6 कंडक्टर्स मिलेंगे। तो 6 पैरेलल पाथ में आपकी 833 करंट डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए 833 को 6 से डिवाइड कर दो। चलो हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करेंगे 833.3/5 तो आपका आएगा 138.9 एम्पियर। 138.9 एम्पियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो बहुत ही कठिन नहीं है, आप इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में जो इतनी ज़्यादा चीज़ें दी होती है ना, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, आपको पता है कि P बराबर V इंटू आई ए होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है मतलब कि। तो आप यहाँ से आर्मेचर करंट बहुत आसानी से फाइंड कर सकते थे। आर्मेचर करंट निकल गई तो फिर कितने पैरेलल पाथ बन रहे हैं बस डिवाइड कर दो, आपका कंडक्टर की करंट मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपका ठीक ठीक क्वेश्चन आ रहा है, बस आप ध्यान से लगाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये 220 वोल्ट डीसी जनरेटर सप्लाइड 4 किलोवाट एट ए टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.4 ओम। इफ द मशीन is now operate as a motor at the same terminal voltage with the same armature current. Calculate the ratio of generator speed to motor speed. Assume that the flux per pole ratio is made to increase by 15% as the operation is changed over from generator to motor. अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है एक 220 वोल्ट डीसी जनरेटर है जो कि 220 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज पर 4 किलोवाट सप्लाई करता है और आर्मेचर का प्रतिरोध 0.4 ओम है। अब यदि मशीन उसी टर्मिनल वोल्टेज और उसी आर्मेचर धारा पर मोटर की तरह प्रचालित हो रही हो, पहले जनरेटर की तरह था तो इतने सारे डेटा दिए हुए थे उसके, फिर उसको मैंने कैसे कर दिया, मोटर की तरह ऑपरेट कर दिया, तब भी डेटा वही है। तो कह रहा है कि जो जनरेटर की स्पीड आप निकालोगे और मोटर की स्पीड दोनों का रेशियो क्या होगा। लेकिन एक कंडीशन और दिया है कि जब आप प्रचालन जनरेटर से मोटर की ओर चेंज करेंगे, जब जनरेटर में थे और मोटर की ओर चेंज करेंगे तो ओवर किया जाता है, तो माना कि फ्लक्स जो ध्रुव अनुपात है वो 15% बढ़ाई जाती है, 15% बढ़ाई जाती है। यानी जब आप जनरेटर में थे, जनरेटर से मोटर में गए तो फ्लक्स कितने परसेंट बढ़ गया, 15% इंक्रीज हो गया है। बस आपको इतना ही करना है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए सॉल्व कैसा है कि आपको दिया क्या क्या चीज़ें हैं। आपको गिवन है P बराबर 4 किलोवाट, यानी पावर आपको 4 किलोवाट दिया है, वोल्टेज आपको 220 वोल्ट दिया है, आर्मेचर रेजिस्टेंस आपको 0.4 ओम दिया हुआ है। और जनरेटर के लिए जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसका फॉर्मूला होता है EG बराबर V प्लस IA इंटू RA, यही होता है। इसमें आपको क्या क्या नहीं पता है, क्या इसमें आइए आपको नहीं पता है? अगर आइए नहीं पता तो आप आइए भी कैलकुलेट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, आइए बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको पता है ईजी यानी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ईजी बराबर होता है P5ZN/60A, ये आपको याद रखना है। अब देखिए जनरेटर के केस में स्पीड और मोटर के केस में स्पीड का रेशियो पूछा, इसलिए मैंने यहाँ पे मान लिया कि ये N1 है, यानी ये किसके लिए है, जनरेटर के लिए है। तो आपको कुछ नहीं करना, ईजी जहाँ था वहाँ हमने लग दिया P5ZN/60A बराबर V प्लस IA इंटू RA। अब यहाँ से आप देखेंगे कि PZ और 60A ये सब क्या है, कांस्टेंट है। अगर आप इन सबको रख भी देते हो तो ध्यान से समझना, इन सबको रख के आप कुछ नहीं पाओगे। आप देखोगे कि मोटर है उसमें भी ये चीज़ें सेम मिलेंगी तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम इसको डायरेक्टली क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन हम फ्लक्स को कांस्टेंट नहीं मान रहे हैं, क्योंकि फ्लक्स को इसलिए कांस्टेंट नहीं मान रहे हैं क्योंकि हमने देखा कि जब जनरेटर से मोटर में जा रहे हैं तो 15% का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए हमने इसको कांस्टेंट नहीं माना। तो N1 बराबर आपको मिलेगा V प्लस IA/RA/5। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना। ये हमारे पास कौन सा बना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना। सेकंड देखते हैं मोटर के लिए अब क्या होता है। तो मोटर के लिए होता है EB V माइनस IA इंटू RA, EB बराबर V माइनस IA इंटू RA। अब देखो EB, अब ये क्या है, बैक ईएमएफ होता है मोटर में, सेम कंडीशन कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे V माइनस IA RA होता है, यहाँ पे V प्लस IA RA होता है। आपको ये भी याद रखना, कभी डायरेक्टली ये भी पूछा जाता है, अगर आपको ये भी याद है ना तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला देखते हैं। तो फिर यहाँ EB बराबर
एन टू, अब देखो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, एन टू अपॉन 60 है बराबर वी माइनस आई ए इंटू आर ए। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि आपको पता है कि पी जेड अपॉन 60 ये कांस्टेंट है, इसे हम कांस्टेंट कर लेते हैं। उसके बाद एन टू बराबर होगा वी माइनस आई आर अपान 5 होना चाहिए था, लेकिन हमने 5 नहीं रखा, उसको कितना रख दिया 1.155। क्यों रखा? क्योंकि हमने कहा था कि जब जनरेटर से मोटर में हम जाएंगे तो हमारा 15% इंक्रीज हो जाएगा। तो भाई मैंने 15% बढ़ा दिया ना, ये 15% बढ़ा दिया। अब देखो बढ़ाने के बाद अब आप ध्यान से समझ सकते हो कि एन टू बराबर आपको वी माइनस आई ए आर ए अपान 1.155 मिला है। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें नहीं पता है, आपको एन वन नहीं पता है, एन टू नहीं पता है, आपको वी भी पता है, आर ए भी पता है, फ्लक्स भी पता है, लेकिन आर्मेचर करंट नहीं पता है। लेकिन आर्मेचर करंट नहीं पता तो इसका मतलब थोड़ी ना कि पता नहीं होगी, उसको निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि पी बराबर वी इंटू आई ए होता है। तो यहाँ से आई ए निकालो तो पी बटे वी होगा। पी का मान 4 किलोवाट दिया है, आप क्वेश्चन में देख सकते हो। 4 किलोवाट का मतलब 4000 वाट। कितना दिया है? 4 किलोवाट। 4 किलोवाट मतलब कितना? 4000 वाट, क्योंकि मैंने बताया कि 1 किलोवाट में कितना होता है? 1000 वाट होता है। तो देखिए पी की जगह हम रख देंगे 4000, 4000 और वी आपको दिया है कितना? 220, बस 220 ये रखेंगे। ठीक है, तो आप जैसे ही करोगे ना तो आर्मेचर करंट आप देखोगे कि आपका निकल के आएगी 18.18। आर्मेचर करंट कितनी निकल के आएगी? 18.18 एम्पियर निकल के आएगी। अब आपको कुछ करना है नहीं। देखो कैसे, क्यों नहीं करना है? क्योंकि एन वन आपको पता है, एन टू पता है, सब कुछ पता है, बस एन वन बाई एन टू करो, फटाफट निकाल लो। एन वन बाई एन टू वी प्लस आई ए आर ए अपान 5 अपान वी माइनस आई ए आर ए अपान 1.155। तो 5 से 5 पहले ही कैंसिल कर देते हैं हम। ठीक है, अब 1.5 जो होगा ये उठ के जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। किससे? इससे मल्टीप्लाई होगा और अपान कितना बचेगा? ये से यहाँ प्लस है। ठीक है, वी प्लस आई ए इंटू आर ए इंटू 1.15 अपान वी माइनस आई ए इंटू आर ए। बस यही रखना है आपको। चलो हम रख देते हैं। देखो ऐसे ही रखेंगे तो आपके सामने ये चीज़ रख के मिलेगी। जब इसमें रखेंगे हम तो यहाँ से आप देखोगे कि एन वन अपान एन टू बराबर क्या करना है? अब आपको ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे ना, देखो 18.18 यानी आई ए इतना है और आर ए कितना है? 0.4 है। 0.4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 220 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दशमलव ये कुछ आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 227.207 मतलब 27 गुड़े 1.15 अपान, अब 220 से घटाएंगे तो 212.72, 212.72 आएगा। बस अब देखिए एन वन अपान एन टू निकालेंगे तो 1.1229 ही आएगा। ठीक है, 1.229। ऑप्शन आप देखिए तो ऑप्शन आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया, तरीका आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हमको सॉल्व करना है। अगर आपको सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से पता हो तो आप बहुत ही आसानी से निकाल लोगे। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर सिंप्लेक्स लैप वाउंड जनरेटर ईएमएफ जनरेटर पर पाथ इज गिवन बाई। तो सिंप्लेक्स लैप वाउंड दिया है, तो क्या दिया है? सिंप्लेक्स लैप वाउंड जनरेटर के लिए जनित्र ईएमएफ पाथ द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे फाई क्या? फ्लक्स पोल इन वेबर, उसके बाद जेड टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, आर्मेचर चालकों की कुल संख्या, या फिर एन जो है आर्मेचर रिएक्शन इन रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी स्पीड आपको दे रखा है। तो आपको क्या निकालना है कि सिंप्लेक्स लैप वाउंड के लिए क्या होता है। अब अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान से बताओ कि जो ई बी होता है या फिर ई जी होता है वो क्या होता है? पी फाइव जेड एन अपान 60 ए, यही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है? सिंप्लेक्स लैप वाउंड बोला है। अब सिंप्लेक्स का मतलब कि सिंगल लैप मतलब सिंपल है, उसमें ये नहीं कि ड्यूप्लेक्स है। ड्यूप्लेक्स होता है तो ये की जगह पे हम 2 ये रखते हैं। ठीक है, ऐसे रखते हैं कि ड्यूप्लेक्स है ना, क्योंकि वहाँ पे पैरेलल पाथ जैसे एक बन रहा था तो हम वहाँ पे जैसे ए का मान 2 था तो वहाँ पे अब 2 का बदला 4 बनेगा, क्योंकि ड्यूप्लेक्स है। तो हमको ये भी पता है कि सिंप्लेक्स लैप वाउंड है तो ए बराबर होता है पी। ए बराबर क्या होता है? पी। तो पी की जगह ये रखेंगे तो ए से पी तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा ना। तो आप देखोगे कि ई जी बराबर आपको मिलेगा क्या? 5 ZN/60, 5 ZN/60 यही मिलेगा। तो आप आसानी से लगा सकते हो। देखो कहाँ पे दिया है 5 ZN/60, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा।
ए ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है अगर वे बाउंड होता तो वे बाउंड की जगह पे हम P5Zn/16 रखते हैं तो वो हो जाता इजी P5Zn/120। तो वे बाउंड दिया नहीं है, लैप बाउंड दिया है, तो लैप बाउंड के लिए हम ए बराबर पी रखते हैं। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लोगे तो आप बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है, A DC machine in which series field and shunt field winding in the pole produce magnetic flux in the same direction, so that the resultant air gap flux increase with increasing load, also known as। अब ये कह रहा है एक डीसी मशीन जिसमें पोल्स में सीरीज क्षेत्र शंट फील्ड वाइंडिंग एक ही दिशा में चुंबकीय फ्लक्स का उत्पादन करते हैं ताकि बढ़ते भार के साथ परिणामी वायु अंतराल फ्लक्स बढ़े, इसे क्या कहा जाता है। अब देखिए दो चीज़ है आपका, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, कम्युनिटी कंपाउंड और शंट और सीरीज, इन दोनों में देखना आपको। देखिए इसमें क्या है कि जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है, ध्यान से समझना, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में जो आपकी मतलब कि सीरीज क्षेत्र शंट है और फील्ड वाइंडिंग ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो इनका फ्लक्स जो होता है वो रिड्यूस होता है, यानी एयर गैप में जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो जिसके कारण से इसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, लेकिन जब कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर की बात होती है तो कम्युनिटी का मतलब होता क्या, एडिशन होता है। एडिशन का मतलब कि जो सीरीज क्षेत्र शंट फील्ड वाइंडिंग एक ही दिशा में दोनों, यानी कि फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों के फ्लक्स एक दूसरे से क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, उसी को बोलते हैं कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, एक डीसी मशीन जिसमें पोल्स में सीरीज क्षेत्र और शंट फील्ड वाइंडिंग एक ही दिशा में चुंबकीय फ्लक्स का उत्पादन करते हैं ताकि बढ़ते भार के साथ परिणामी वायु अंतराल फ्लक्स बढ़े। यानी अगर आपका लोड इंक्रीज हो रहा है तो आपका फ्लक्स जो रिक्वायरमेंट है वो भी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो ऐसे मोटर को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर या फिर मोटर। कंपाउंड मशीन में श्रेणी तथा शंट दोनों प्रकार की वाइंडिंग रहती है। हमें पता है कि जो कंपाउंड मशीन होती है उसमें दोनों प्रकार की, यानी श्रेणी भी रहेगी, शंट भी रहेगी। यदि दोनों वाइंडिंग में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो तो कम्युनिटी कंपाउंड मशीन होती है। यदि सीरीज फील्ड तथा शंट फील्ड का फ्लक्स एडिंग नेचर का हो तो मशीन क्या होगी, कम्युनिटी कंपाउंड नेचर की होगी। तो कितने पॉइंट्स इसमें आपको बोला गया है कि यदि दोनों वाइंडिंग में धारा एक ही दिशा में हो तो कम्युनिटी, यदि सीरीज फील्ड तथा शंट फील्ड का फ्लक्स एडिंग नेचर का हो तब भी कम्युनिटी कंपाउंड मतलब कि नेचर का होगा। तो आप एक चीज़ समझ सकते हो कि ये जितनी चीज़ें लिखी हुई अगर इसको अपोजिट कर देंगे तो सारी की सारी किस पे अप्लाई हो जाएंगी, वो हो जाएंगी डिफरेंशियल पर। किस पे हो जाएंगी, डिफरेंशियल पर। तो इसका उल्टा अगर आप कर दोगे, यानी इसमें ऐड हो रहा हो तो उसमें अपोज करे तो क्या होगा, वो कौन सा होगा, वो आपका होगा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो आपको याद रखना है कि चीज़ों को। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि ये 200 वोल्ट डीसी मशीन सप्लाई ए 20 एम्पियर एट 200 वोल्ट as a generator. The armature resistance is 0.5 ohm. If the machine is now operated as a motor at the same terminal voltage and current but within flux increased by 20%, the approximate ratio of motor speed to generator speed। अब देखिए इसके पहले ही मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको एक करवाया है, तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं करूँगा। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका ऑप्शन भी आपको नहीं देखना है। चलो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन आपको देखना है कि कितना है। ठीक है, ये ऑप्शन आपको दे रखा है। ऑप्शन आपको देख के बता देना है कि क्या होगा करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को मैं नहीं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लो और इसका करेक्ट आंसर बताओ। आप फटाफट बताओ, वीडियो पॉज करो, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ, क्योंकि एकदम सेम क्वेश्चन इसी तरह का करवाया। तो इस क्वेश्चन का आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे तो आपका इससे आपका ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आप ही अच्छे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का आपके पास तरीका आएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, मुझे सॉल्व करना है। क्योंकि कुछ तो कॉपी पेन आप भी चलाओ ना, तभी तो पता लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली कन्वर्ट हीट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
कौन हीट को डायरेक्टली कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? फ्यूल सेल, स्टीम जनरेटर, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेटर, सोलर सेल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखो क्या है कि जो हीट को सीधे ही कन्वर्ट कर देता है विद्युत ऊर्जा में, वो होता है आपका मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेटर। मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेटर होता है। ठीक है, देखिए क्या है कि मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेटर ऊष्मा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। एमएचडी जनरेटर को डायरेक्ट एनर्जी कन्वर्टर भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको क्या है कि ये आपको पता नहीं रहता है ना, ये चीज़ें आपको याद करना पड़ता है। एमएचडी आप पढ़े रहोगे, मैग्नेटो हाइड्रोजन मतलब कि डायरेक्ट डायनेमिक जनरेटर, तो आप इसके बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हो। ये आपको मिलेगा नहीं, ये आप आरएससी होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, वहाँ पढ़ोगे तो ये चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, बाकी मशीन में ये चीज़ आपको मिलेगी नहीं क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको मिलती नहीं है। ये कहीं ऐसे सब्जेक्ट में मिलेगा जहाँ रिलेट नहीं करता है मशीन से। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इन अ डीसी पावर ट्रांसमिशन विच एमंग द फॉलोइंग इज अ डीसी जनरेटर विथ हुज function is to inject or add a certain voltage to the supply voltage so as to compensating the voltage drop IR drop in transmission feeder। यानी फीडर में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको क्या करता है, कंपनसेट करता है। उसको हम क्या बोलते हैं, यही बोला गया है। ठीक है, फीडर में जो आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको बचाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन आपका क्या क्या है? बूस्टर, शंट जनरेटर, फीडर या फिर कंपाउंड जनरेटर। क्या होता है आपका, यही बताना है। तो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होता है बूस्टर। बूस्टर जो क्या है कि फीडर में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको क्या करता है, कंपनसेट करता है। उसको कंपनसेट करता है। इसलिए हम फीडर को किस पर डिज़ाइन करते हैं? फीडर को कभी कभी पूछा जाता है कि किस पर डिज़ाइन किया जाता है, तो फीडर आपका करंट कैरिंग कैपेसिटी पे डिजाइन किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके वोल्टेज ड्रॉप को रिड्यूस कर देता है आपका बूस्टर। और एक बूस्टर जो होता है वो सीरीज जनरेटर होता है। क्या होता है? सीरीज जनरेटर होता है। ये आपको याद रखना है कि एक बूस्टर क्या होता है, सीरीज जनरेटर होता है। और फीडर को डिजाइन हम करते हैं किस चीज़ पे? करंट कैरिंग कैपेसिटी पर। और डिस्ट्रीब्यूटर कभी कभी पूछा जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर आपका डिजाइन किया जाता है वोल्टेज ड्रॉप पर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए क्या है कि डीसी पावर ट्रांसमिशन में बूस्टर एक डीसी जनरेटर है जिसका कार्य आपूर्ति वोल्टेज में कुछ वोल्टेज को अंतःक्षेप करना या जोड़ना है ताकि फीडर में वोल्टेज ड्रॉप को कंपनसेट किया जा सके। बूस्टर निम्न वोल्टेज तथा उच्च धारा जनरेटर होता है। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक बूस्टर जो होता है वो क्या होता है, निम्न वोल्टेज तथा उच्च धारा वाला जनरेटर होता है। यानी लो वोल्टेज और हाई करंट वाला जनरेटर होता है। इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे लो वोल्टेज और हाई करंट जनरेटर बोला गया है तो वाइंडिंग कौन सी, यानी कौन सी, लैप होगी कि वेव होगी, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये आपकी होगी लैप वाइंडिंग। कौन सी होगी? लैप वाइंडिंग होगी। वेव वाइंडिंग होती तो हाई वोल्टेज लो करंट होता, लैप वाइंडिंग है तो लो वोल्टेज हाई करंट होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम